डिक्शनरी के लिए आज मैं बातचीत कर रहा हूँ अंकित तिवारी जी से, और विशेष रूप से अपनी एक पुस्तक जो 2008 में प्रकाशित हुई थी, बाद में फिर से प्रकाशित हुई, उत्तर औपनिवेशिकता के स्रोत और हिंदी साहित्य। तो दरअसल उत्तर औपनिवेशिकता का मोटे तौर पे मतलब ये हुआ कि वे जो उपनिवेश थे देश जब स्वतंत्र हुए, जिनको आज़ादी मिली, ख़ास तौर पे 1945 से लेकर 1965 के बीच में, तो उपनिवेश होने के दौरान उन देशों पर क्या असर पड़ा और इसके अलावा उनकी संस्कृति पर क्या असर पड़ा, उनके इतिहास पे क्या असर पड़ा, उनकी भाषाओं और साहित्य पर क्या असर पड़ा, और इस उपनिवेशवाद से लड़ते हुए किस किस्म की एकता, एक राष्ट्रीय एकता इन देशों ने प्राप्त की। उत्तर औपनिवेशिकता का ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इसमें डायस्पोरा की बात होती है, यानी मान लीजिए हिंदुस्तानी लोग हैं तो बहुत पहले उपनिवेश काल में वो गए, फिजी में बसे, बंधुआ मजदूरों की तरह गए, मॉरिशस गए, बहुत सारे लोग दक्षिण अफ्रीका गए। तो उन लोगों की उन जगहों पर जो एक संस्कृति बनी, वो उसका अपने मातृ देश से कैसा संबंध है। तो इन सब बातों की पड़ताल करते हुए और औपनिवेशिक तौर पर जो गुलामी थी उसका प्रतिकार बाद में भी होता रहा, क्योंकि बात सिर्फ भौतिक गुलामी की नहीं है, मानसिकता भी गुलाम हो जाती है। तो जैसे आज भी हम अंग्रेज़ी का वर्चस्व देखते हैं, तो ये उसी काल से है। अंग्रेज़ी कोई भाषा थी नहीं यहाँ पर, उससे पहले फ़ारसी थी, संस्कृत थी और भाषाएं थी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि ज़्यादातर अदालतों में, सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी एक भाषा है। मैं अंग्रेज़ी भाषा के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी बुनियाद उपनिवेश काल में हुई और उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं लोगों की। अंग्रेज़ी जो बोलता है वो श्रेष्ठ है, जो नहीं जानता वो हीन है, आदि आदि। तो ये सारी बातें तो हमारे शिक्षक थे प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र, तो उन्होंने ये विषय मुझे कहा कि आप इस पे काम कीजिए, और मैंने यहीं से उस रिसर्च को किया। मैं ये समझता हूँ कि उपनिवेशवाद से लड़ते हुए जिन मूल्यों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने अर्जित किया, उनमें से बहुत कुछ हमारे संविधान में आ गए, और उसमें चाहे वो समाजवाद की ओर झुकाव हो या धर्मनिरपेक्षता हो, ये सारी बातें प्रियम्बल में भले ही बाद में डाली गई हों, लेकिन ये एक तरह से कहिए कि हमारे संविधान की ऐसी विशेषताएं हैं जो सिर्फ किसी ने लिख नहीं दी, बल्कि ये मूल्यों की तरह भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान अर्जित किए गए मूल्य थे जो संविधान का हिस्सा बने। इसलिए आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि कैसे हम उस एकता को बचाए रखें, उन मूल्यों को बचाए रखें, और भारत को फिर से किसी का उपनिवेश बन जाने देने से बचाए रखें। आज के दौर में आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर, भारत को खड़ा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि भारत यहाँ पर चीन के काउंटर वेट के रूप में एशिया में खड़ा हो, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसको तमाम तरह की धमकियाँ। और ये जो पूरा भूमंडलीकरण का दौर है, ये एक तरह का नौ उपनिवेशवाद का भी दौर था, जिसमें पूंजी जहाँ पश्चिम के केंद्रों में एकत्रित हो गई थी, उसको फैलने के लिए जगह चाहिए थी। तो सभी राष्ट्र राज्यों के दबाव डाला गया WTO वगैरह के माध्यम से कि आप अपने बाज़ार खोलिए। तो बाज़ार खोलिए। अभी भी ट्रंप जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल खोलिए हमारे लिए, एग्रीकल्चर खोलिए, डेयरी खोलिए। ये सब अगर खोल लें हम, तो हमारे किसान क्या करेंगे? हमारे देश में जो दवाएं बनती हैं उनको बनाने वाले क्या करेंगे? तो एक नए तरह का औपनिवेशिक हथियार ये बड़े देश
पैना कर रहे हैं, और हम लोगों को इसमें डट कर खड़े होना चाहिए, बिल्कुल ही उसका प्रतिकार करना चाहिए। अमेरिका की धमकी से नहीं डरना चाहिए और ना ही अमेरिका के पिट्ठू की तरह हमें प्रतीत होना चाहिए। दूसरी बात, सारे के सारे पश्चिमी देश, अगर पूंजी का भूमंडलीकरण था तो श्रम का भी भूमंडलीकरण होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी श्रम शक्ति है इस देश के पास, तो हमारी श्रम शक्ति दूसरे देशों में जाए जैसे दूसरे देशों की पूंजी यहाँ आती है। तो नहीं साहब, आपने इमिग्रेशन के नियम कड़े कर दिए, वीज़ा जो है आपने मुश्किल कर दिया, आप जो है नागरिकता देने की तो बात अलग, वर्क परमिट तो देने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों को धमकी दी जा रही है कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में आप बनाइए मत अपने कल पुर्जे, या हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर मत कीजिए। तो ये कैसे चलेगा? भूमंडलीकरण की पूरी फिलॉसफी थैचर और रीगन ने इसलिए लाई कि पूंजी को बढ़ने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया एक ग्लोब बन जाएगी, एकीकरण हो जाएगा। लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि दुनिया में पहले से कहीं ज़्यादा युद्ध चल रहे हैं, और साथ ही साथ एक नए तरह का उपनिवेशवाद पनप रहा है, जिसमें बड़े देश छोटे देशों को धमकी दे रहे हैं। गाज़ा में जनसंहार कर रहा है इजराइल, पूरी दुनिया खामोश है, या बहुत होता है तो कुछ कह सुन के चुप हो जाती है, कोई इफेक्टिव प्रतिकार नहीं। तो इसलिए हमारा जो विषय था आज भी बनी हुई है, और हम एक तरह से कहिए कि हमारे इतिहास में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उपनिवेश की। जिस समय अंग्रेज़ आए थे उस समय हिंदुस्तान पूरी दुनिया के जीडीपी का 25% हिंदुस्तान से आता था, और जब वो छोड़ के गए तो वर्ल्ड जीडीपी में हमारा शेयर घट के 3% रह गया और हम एक गरीब मुल्क बन गए। तो ऐसी ही जो बड़ी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो अपने हथियारों के बल पर चाहती हैं कि दुनिया भर में राज करें, उनके प्रतिकार की जब तक ज़रूरत है, जब तक सच्चा राष्ट्रवाद हरदम साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद ही होगा, और उसका नेतृत्व जो है हरदम मेहनत कश लोग करेंगे। पूंजीपतियों का राष्ट्रवाद जो है वो कभी दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। उसके खिलाफ अगर खड़ा होना है तो देश की आम जनता को खड़ा होना है, खेतिहर लोगों को खड़ा होना है, मजदूरों को खड़ा होना है, महिलाओं को खड़ा होना है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर मैं चिंतित भी रहता हूँ, और ख़ास तौर पे अभी अखबार जब पढ़ते हैं तो हर दिन नौजवान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा देश सबसे अधिक नौजवान देश है, और यहाँ पर तरह तरह के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं लोगों के मन में, खासकर युवा वर्ग के, ये बहुत ही चिंतित करने वाले हैं। और ये देशव्यापी चिंता का विषय होना चाहिए जो रोज़गार की कमी है, और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और बड़े भारी तौर पर आप कहिए कि पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उन सब के चलते हमारे रोज़गार पर क्या असर पड़ रहा है, हमारी विदेश नीति उसके लिए क्या कर रही है, हम हमारी घरेलू आर्थिक नीतियाँ इस समस्या को किस तरह संबोधित कर रही हैं। मैं समझता हूँ ये सब हमारे एक आम भारतीय की, एक सच्चे भारतीय की ये आज की चिंताएँ हैं।